हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है अथर्व जनरल नॉलेज क्लासेस में। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं 2022 फरवरी के करंट अफेयर्स को। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इस सारे वीडियो में आपको केवल और केवल करंट अफेयर्स मिलेंगे। करंट अफेयर्स के साथ बहुत सारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं जो आपके ट्रेडिशनल जीके में भी आते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होने जा रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के अलावा किस देश ने महान गायिका लता मंगेशकर को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है? उत्तर है फ्रांस। नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2007 में ये प्रदान किया था और ये फ्रांस का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जैसा कि आप जानते हैं, लता मंगेशकर जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला, स्वर सम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़, स्वर कोकिला, इन सब नामों से जाना जाता है। लता मंगेशकर जी को भारत के लगभग सभी प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से प्रमुख हैं 1969 में उन्होंने पद्म भूषण जीता, 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1996 में स्क्रीन ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, 2000 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, 2001 में महाराष्ट्र भूषण और नूरजहां पुरस्कार इनको मिले हैं। लता मंगेशकर जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ है क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट थी। यहाँ आपको ये बता दूं कि भारत में 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे पहले पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण और सबसे ऊपर भारत रत्न। तो लता मंगेशकर जी को इनमें से पहले 3 मतलब पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न अवार्ड मिले हैं। भारत रत्न के बारे में आपको एक और चीज़ बता दूं कि सचिन तेंदुलकर इस पुरस्कार को पाने वाले सबसे छोटी उम्र के व्यक्ति हैं। उन्हें यह पुरस्कार 2014 में जब वो 40 साल के थे तब मिला था। और सबसे ज्यादा उम्र में भारत रत्न पाने वाले थे सुधाकर धोंडे केशव कर्वे। सुधाकर धोंडे केशव कर्वे महाराष्ट्र के एक समाज सेवी थे और उन्हें 1958 में जब वो 100 ईयर्स के थे तब ये पुरस्कार दिया गया था। और भारत रत्न 2 फॉरेनर्स को भी दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सरहदी गांधी भी कहा जाता था और वो अफगानिस्तान से थे, और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़े लीडर थे। यहाँ एक और प्रश्न ये बनता है कि लता मंगेशकर जी ने भारतीय भाषाओं के अलावा किन किन विदेशी भाषाओं में भी गाने गाए? वो है रूसी, अंग्रेजी, डच, नेपाली और स्वाहिली। स्वाहिली तंजानिया की भाषा है। जैसा मैंने अभी बताया कि लता मंगेशकर को भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है जिनको भी इस नाम से जाना जाता है। तो एक प्रश्न बनता है, लता मंगेशकर के अलावा किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है सरोजिनी नायडू। वो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी और उनको भी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था। और सरोजिनी नायडू के सम्मान में उनकी जन्म दिवस को यानी कि 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न ये भी बन गया कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, जो कि सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस है। लता मंगेशकर जी से जुड़ा एक और प्रश्न बनता है, किस राज्य ने महान गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में पुरस्कार की घोषणा की है? उत्तर है मध्य प्रदेश। और लता मंगेशकर जी के देहांत के बाद एक और पुरस्कार की घोषणा की गई, तो एक प्रश्न उस पे भी बनता है कि हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है नरेंद्र मोदी। इस पुरस्कार का नाम लता जी और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा आपको पता है कि लता जी की छोटी बहन आशा भोसले, उषा मंगेशकर और उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी संगीत के क्षेत्र में विशेष नाम रखते हैं। तो ये थे लता मंगेशकर जी पर प्रश्न, और आने वाले एग्जाम्स में बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। जब संगीत की बात चली है तो एक प्रश्न और बनता है कि किस प्रसिद्ध संगीत निर्देशक का फरवरी 2022 में निधन हो गया? उनका नाम है बप्पी लहिरी, जिनका पूरा नाम था आलोकेश अपरेश लाहिड़ी। बप्पी लाहिड़ी भारतीय संगीत जगत में डिस्को को लाने वाले प्रथम व्यक्ति थे और उनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है क्योंकि उन्होंने एक साल में 180 गाने रिकॉर्ड कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी के हिंदू संत श्री
रामानुजाचार्य के सम्मान में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर है हैदराबाद में। ये उद्घाटन संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उत्सव का एक हिस्सा है। इस स्टैचू की टोटल हाइट है 216 फीट यानी कि 216 फीट और ये 5 लौह धातुओं से बना हुआ है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता मिला हुआ है, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक मिला हुआ है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की प्रतिमा के 54 फीट के आधार भवन को क्या नाम दिया गया है? उत्तर है भद्रवेदी। उसका 54 फीट का आधार है जिसके ऊपर वो मूर्ति स्थापित है, गोलाकार में है ये, और उस आधार को भद्रवेदी कहा गया है। रिसेंटली वर्ल्ड का एक फेमस टावर भी सुर्खियों में रहा, तो उस पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में कौन सा सबसे बड़ा टावर चर्चा में रहा और क्यों? उत्तर है एफिल टावर, जो पेरिस में है, क्योंकि इसकी ऊंचाई को 6 मीटर बढ़ा दिया गया और अब इसकी टोटल ऊंचाई बन गई है 330 मीटर। इसमें 6 मीटर का एक रेडियो डिजिटल एंटीना स्थापित किया गया है, जिसके कारण इसकी ऊंचाई 6 मीटर से बढ़ गई है। जहां तक स्टैचू की बात है, एक ट्रेडिशनल जीके में क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है और वो कहाँ स्थित है? उत्तर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नर्मदा घाटी केवड़िया में स्थित है, जो गुजरात में है और ये भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाई गई है। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था और वो भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए हैं 1991 में, यानी कि 1991 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर भी थे। पिछले प्रश्न में मैंने एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर बताई थी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एफिल टावर को स्टैचूज की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। कुछ स्टैचूज के आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएस में है, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना में है, क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील में है। तो ये सब स्टैचूज की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें सबसे ऊंचा स्टैचू हमारे भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी है। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध उद्योगपति का हाल ही में निधन हो गया? उत्तर है राहुल बजाज। राहुल बजाज बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन थे और उन्हें 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वो 2006 से 2010 तक राज्यसभा यानी कि अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे हैं। राहुल बजाज प्रसिद्ध उद्योगपति जमनालाल बजाज के पोते थे। जमनालाल बजाज एक प्रसिद्ध उद्योगपति और गांधीवादी लीडर थे और जमनालाल बजाज के नाम पे ही एक अवार्ड दिया जाता है, जमनालाल बजाज अवार्ड, जो कि गांधीवादी फिलॉसफी को बढ़ावा देने के लिए और कम्युनिटी सर्विसेज के लिए हर साल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 8 फरवरी को शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के किस खिलाड़ी ने भारतीय दल का नेतृत्व किया? उत्तर है मोहम्मद आरिफ खान। ये अल्पाइन स्कीयर हैं और भारत के एकमात्र खिलाड़ी थे जो शीतकालीन ओलंपिक में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। हालांकि भारत ने लास्ट मोमेंट पे इन खेलों का राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की थी, क्योंकि चाइना ने गलवान घाटी के कमांडर को इन खेलों का एक टॉर्च बियरर बनाया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस राज्य में खोला गया है? उत्तर है जम्मू और कश्मीर में। इस इग्लू कैफे के निर्माता हैं सैयद वसीम शाह। इग्लू आप जानते हैं, ये एक गुंबद के आकार का बर्फ का घर होता है, जो कि जनरली कनाडा और ग्रीनलैंड के एस्किमोज लोग रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शतरंज के विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? उत्तर है आर प्रज्ञानंद। प्रज्ञानंद की उम्र 16 वर्ष है और वो तमिलनाडु से हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान किसे दिया गया है? उत्तर है बिल गेट्स। आपको ये पता है कि बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं और वो पहले विश्व के सबसे धनी व्यक्ति थे। उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। हिलाल ए पाकिस्तान पाकिस्तान का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है निशान ए पाकिस्तान और दूसरा है हिलाल ए पाकिस्तान। जैसे इंडिया में भारत रत्न और फिर पद्म विभूषण है, ऐसे ही वहाँ के ये 2 सबसे उच्चतम नागरिक सम्मान हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान 2 भारतीयों को भी मिला है। पहला मोरारजी देसाई जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और दूसरा दिलीप कुमार जो भारत के एक बहुत बड़े एक्टर हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 की सूचना के अनुसार भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर है जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के
लम्हेटा गांव में इसे बनाने की योजना है क्योंकि यहाँ कई डायनासोर्स के जीवाश्म पाए गए थे। तो ट्रेडिशनल जीके में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत के किस राज्य में डायनासोर के जीवाश्म पाए गए थे। तो आपका उत्तर होना चाहिए जबलपुर, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्सोंग 12 का फरवरी 2022 में परीक्षण किया? उत्तर है उत्तर कोरिया। हॉन्सोंग एक नई शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, गांधी मंदिरम स्मृति वनम किस राज्य के श्रीकाकुलम में बनाया गया है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। इसका उद्देश्य है स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं के बलिदानों को याद करना और युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगाना है। अगला प्रश्न है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? उत्तर है सूरत में। इस परियोजना को 2027 तक चालू करने की योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? उत्तर है गुजरात। जामनगर गुजरात में है ये पक्षी अभ्यारण्य और इसे रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि रामसर साइट्स हैं क्या? रामसर वेटलैंड साइट्स वो साइट्स हैं जिनका कि रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षण किया जाता है। रामसर कन्वेंशन यूनेस्को द्वारा 1971 में विभिन्न देशों के बीच किया गया एक समझौता है, जिसके तहत रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध साइट्स को बचाने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिकेट टीम 1000 वनडे इंटरनेशनल यानी कि एक दिवसीय मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? उत्तर है भारत। भारत ने अपना वनडे 1974 यानी 1974 में खेलना स्टार्ट किया था इंग्लैंड के विरुद्ध, और उस टाइम अजित वाडेकर हमारे कप्तान थे। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में हमने वर्ल्ड कप जीता है और उसके बाद 2011 में MS धोनी की कप्तानी में हमने वर्ल्ड कप जीता है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति उमर बंदियाल किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? उत्तर है पाकिस्तान। और अभी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान की जगह ली है एज प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 4 फरवरी 2022 को ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर है पश्चिम बंगाल। इसका उद्देश्य पहली से 7वीं कक्षा के उन छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है जो कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल छोड़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम था एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। अगला प्रश्न है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? उत्तर है भारत ने। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर ये 5वीं बारी ये खिताब जीता है। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया और ये वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज द्वारा आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में इंडिया के कैप्टन यश ढल थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेग को किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? उत्तर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। ये कंप्यूटर प्रति सेकंड 3.3 क्वाड्रिलियन से अधिक ऑपरेशन करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन बना है? उत्तर है गौतम अडानी। इससे पहले हम सबको पता है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम कौन सा है? उत्तर है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर टाटा IPL 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, भारत के UPI सिस्टम को पेमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बन गया है? उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न है, 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी 2000 को पेरिस में विश्व कैंसर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने की बात कही गई और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तर है UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 2022 को किसकी 100वीं जयंती मनाई गई है? उत्तर है पंडित भीमसेन जोशी। बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे पंडित भीमसेन जोशी। उन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? उत्तर है दुर्गाबाई व्योम। ये आदिवासी कला की गौंड परंपरा में काम करने वाली भोपाल की अग्रणी महिला कलाकारों में से एक हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेड डील के तहत भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी किस देश में स्थापित करेगा? उत्तर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अगला प्रश्न है, किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तर है आईआईटी रुड़की ने। ये ऐप उत्तराखंड के किसानों को कृषि से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में सर्वाधिक पदक जीतने वाले कौन सा देश है? उत्तर है नॉर्वे और दूसरे नंबर पे था जर्मनी। अगला प्रश्न है, किस देश ने फरवरी 2022 को हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन शुरू की है? उत्तर है जापान ने। जापान का लक्ष्य है 2050 तक कार्बन न्यूट्रल देश बनने का और उसी लक्ष्य की ओर ये एक उनका कदम है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में रूस द्वारा पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया गया है? उत्तर है डोनेट्स्क और लुहांस्की। अगला प्रश्न है, गुरुग्राम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? उत्तर है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं भारत की। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस राज्य में जन भागीदारी सशक्तिकरण पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर है जम्मू और कश्मीर। ये लोगों को उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए किस राज्य ने मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? उत्तर है तमिलनाडु। ये टास्क फोर्स मन्नार और पाक की खाड़ी में जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए है। ये पाया गया था कि इस इलाके में बहुत सारे समुद्री जीव मारे जा रहे थे, तो उन्हें बचाने के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया गया है। भारत का पहला शराब संग्रहालय यानी कि अल्कोहल म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर है गोवा। आपको पता है गोवा भारत के एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले स्टेट्स में है। 1961 में इसे पुर्तगाली शासन से छुड़वाया गया और उसके बाद 1963 में भारतीय पार्लियामेंट ने 12वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिससे कि फॉर्मली गोवा को भारतीय यूनियन में शामिल किया गया। पुर्तगाली गवर्नमेंट ने 1974 में इसे भारत में मिलने की मान्यता दी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 28 फरवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी को? इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन सर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन्स इफेक्ट की खोज की थी। ये भारतीय भौतिकविद थे और इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1954 में यानी 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से संबंधित एक और प्रश्न आता है कि 28 फरवरी 2022 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है? उत्तर है एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला प्रश्न है, किन दो देशों ने धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया गया है? उत्तर है भारत और जापान। अगला प्रश्न है, किस देश ने सीडॉम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? उत्तर है इजराइल। अगला प्रश्न है, मास्को में आयोजित जूनियर वुशु टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? उत्तर है सादिया तारिक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हैं। वुशु एक मार्शल आर्ट के साथ साथ एक पूर्ण संपर्क वाला खेल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली पहली अश्वेत अपीलीय न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है? उत्तर है केतनजी ब्राउन जैक्सन। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी 2022 को मनाया है? उत्तर है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा बल्लेबाज क्रिकेट के अपने प्रथम श्रेणी मैच के डेब्यू में 13 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? उत्तर है बिहार के साकिबुत गनी। ये कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ इन्होंने 13 शतक लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर है इंदौर में। अगला प्रश्न है,
फरवरी 2022 में भारत की पहली जल टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर है महाराष्ट्र में। ये नई मुंबई क्षेत्र को मेनलैंड मुंबई से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है? उत्तर है अटल सुरंग। ये लेह मनाली राजमार्ग पर 9.3 किलोमीटर लंबी सुरंग है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46 स्थापना दिवस कब मनाया है? उत्तर है 1 फरवरी को। अगला प्रश्न है, नाबार्ड ने 11 राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर है जीवा प्रोग्राम। आपको बता दें कि नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे 1982 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट में किस नदी के किनारे रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की गई है? उत्तर है गंगा। इस योजना के तहत शुरुआत में उन किसानों को लक्षित किया जाएगा जिनके पास गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के चौड़े गलियारे में जमीन है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट में हिल्स में परिवहन के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? उत्तर है पर्वतमाला या राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। ये हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन सुविधा और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न है, एक्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश को $500 मिलियन का ऋण दिया है? उत्तर है श्रीलंका को। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में को ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेंस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI। ये क्रेडिट कार्ड PNB रुपए प्लेटिनम और PNB रुपए सेलेक्ट के रूप में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने खाद्य और कृषि क्षेत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है? डिजिटल वित्त पोषण समाधान यानी डिजिटल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस। उत्तर है यश बैंक। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस अवसर पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का जारी किया है? उत्तर है SPMCIL यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17th स्थापना दिवस पर। आपको ये जानकारी दे दूं कि SPMCIL भारतीय सरकार का एक उपक्रम है और हमारे नोटों की छपाई, सिक्कों की ढलाई, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर और डाक टिकट को छापना SPMCIL का काम होता है। अगला प्रश्न है, सिडबी यानी कि लघु औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल की सुंदरबन में महिलाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। ये कार्यक्रम उन महिलाओं के लिए है जो मछली के शल्क से बने आभूषणों और शोपीस से राजस्व अर्जित करती हैं। अगला प्रश्न है, होंडुरस की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। उत्तर है शियोमारा कास्त्रो। ये होंडुरस की 56वीं राष्ट्रपति हैं। होंडुरस एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जो कि ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसने पैसे ऑन डिमांड POD लॉन्च किया है? ये एक क्रेडिट कार्ड है जो विशेष रूप से पैसा बाजार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। उत्तर है पैसाबाजार.com और RBL बैंक लिमिटेड ने ये पैसे ऑन डिमांड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश को आधार कार्ड पर आधारित एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है? उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? उत्तर है इजराइल। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने किसी पौधे पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन के प्रयोग को अधिकृत किया है? उत्तर है कनाडा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय शास्त्रीय गायक की 92nd जयंती के अवसर पर एक सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया है? उत्तर है पंडित जसराज। इस फाउंडेशन का नाम है पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन। पंडित जसराज, आप सभी को पता है कि पंडित जसराज भारतीय शास्त्रीय गायन के अग्रणीय कलाकारों में से एक थे और उनका निधन 2020 में हो गया। उन्हें भारत के विभिन्न सम्मानों जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और महाराष्ट्र गौरव सम्मानों से नवाजा जा चुका है। अगला प्रश्न है,
कौन सा देश कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? उत्तर है भारत। ज़ाइकोविडी ज़ाइडस कैडिला अहमदाबाद द्वारा निर्मित दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? उत्तर है ऑपरेशन आहट। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया है? उत्तर है मालाबार हिल, मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की कौन सी पहल है? उत्तर है किसान ड्रोन यात्रा। इस पहल के तहत 100 किसान ड्रोन निर्धारित किए गए हैं पूरे भारत के खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत कौन सा शहर 100% हर घर जल जिला बन गया है? उत्तर है चंबा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेता को स्वच्छता अभियान के लिए उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तर है अक्षय कुमार। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? उत्तर है तंबाकू छोड़ो ऐप, क्विट टैबैको ऐप। अगला प्रश्न है, कैंसर की रोकथाम के लिए किस राज्य ने होप एक्सप्रेस शुरू की है? उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस सेंट्रल जेल में जेल वाणी FM 18.77 रेडियो चैनल का लॉन्च किया गया है? उत्तर है इंदौर की सेंट्रल जेल में। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला मेदाराम जतारा किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, किस देवी के सम्मान में मेदाराम जतारा मनाया जाता है? उत्तर है देवी समकम्मा और सरलम्मा। अगला प्रश्न है, जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव या गोल्डन सिटी का मरु महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर है राजस्थान के जैसलमेर में पोखरन गांव में। अगला प्रश्न है, केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर है वागामोन, इडुक्की जिले में एक हिल स्टेशन है। ये पार्क टूरिज्म को उत्साहित करने के लिए बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हिमाचल के किस स्थान पर जैव विविधता का पहला पार्क यानी कि फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थापित होने जा रहा है? उत्तर है मंडी में, भूला घाटी में। और ये जो इंडेंजर्ड हिमालयन हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनको संरक्षण के लिए बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्कृष्टता के 150 गांव बनाने के लिए भारत सरकार ने किस सरकार से हाथ मिलाया है? उत्तर है इजराइल से। किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने की मदद के लिए ये योजना स्टार्ट की जाएगी। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक कौन सा सेल शुरू करने जा रहा है? उत्तर है सूर्य शक्ति सेल। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जगदीश कुमार को। अगला प्रश्न है, NCERT के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है कैम्बेल विल्सन, जिन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस का नेतृत्व भी किया है। अगला प्रश्न है, एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को नामित किया गया है? उत्तर है मनिका बत्रा। अगला प्रश्न है, सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है माधवी पुरीभुज। अगला प्रश्न है, 2021 के लिए वर्ल्ड खेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है PR श्रीजेश। वो भारत के हॉकी खिलाड़ी हैं और भारतीय हॉकी महिला खिलाड़ी रानी रामपाल के बाद ये पुरस्कार जीतने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है? उत्तर है जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में है, जिसे अब हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जानते हैं और इसे पहले मोटेरा के नाम से जाना जाता था। दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मेलबर्न का क्रिकेट स्टेडियम और अब जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे?
उत्तर है लॉस एंजलिस में। अगला प्रश्न है 2028 ओलंपिक खेलों में शामिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किन नए खेलों को मंजूरी दी गई है? उत्तर है सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। अगला प्रश्न है 2023 में कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी करेगा? उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है नीरज चोपड़ा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? उत्तर है लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 के लिए। अगला प्रश्न है यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 11 फरवरी को। आपको बता दूं कि यूनानी जो है एक पद्धति है, जैसे आयुर्वेदिक एक पद्धति है चिकित्सा की, वैसे यूनानी पद्धति भी है। और उसके एक बहुत प्रसिद्ध हकीम थे, हकीम अजमल खान, तो उनके जन्म दिवस पर 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 13 फरवरी को। अगला प्रश्न है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इस शीर्षक से नीरज चोपड़ा की जीवनी किसने लिखी है? उत्तर है खेल लेखक नवदीप सिंह गिल ने। अगला प्रश्न है ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन में किस भारतीय क्रिकेटर को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया है? उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है अटल बिहारी वाजपेयी नाम के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी किसने लिखी है? उत्तर है सागरिका घोष ने, और वो इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर की लेखिका भी हैं। अगला प्रश्न है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर है बिल गेट्स। अगला प्रश्न है टाटा स्काई का नया नाम क्या है? उत्तर है टाटा प्ले। अगला प्रश्न है रामसर सम्मेलन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि में सूचीबद्ध बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? याद रखिएगा, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर है उत्तर प्रदेश में। मैंने इसी वीडियो में रामसर सम्मेलन के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगला प्रश्न है कौन सी कंज्यूमर गुड्स कंपनी पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल हो गई है? उत्तर है डाबर इंडिया। अब फरवरी 2022 में मनाए जाने वाले भारत के कुछ प्रमुख त्योहारों की चर्चा कर लेते हैं। इसमें स्पुतनिक गुस्टर फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया जाता है, तुरंगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, रथ सप्तमी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, कांचोट पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, मारू उत्सव राजस्थान में, और मेदाराम जतारा तेलंगाना में। मेदाराम जतारा के बारे में 2 क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में पहले भी किए हैं। अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में कौन सा देश विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? उत्तर है चीन। चीन ने फरवरी 2022 में अनुमानित 75 मिलियन टन उत्पादन किया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे फरवरी 2022 के करंट और उसके साथ जुड़े हुए कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो आने वाली परीक्षाओं में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।